नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? बच्चे हैं, बूढ़े हैं यहाँ, और मजदूरा पार्टी है, खाना कमाने वाले हैं, सब रोज कमाना रोज खाना है यहाँ का। मस्जिदें आती हैं, मंदिर आते हैं मैम, ये सामुदायिक केंद्र आते हैं, 2 स्कूल आते हैं, वाटर टैंक आते हैं। अगर ये सब रेलवे में है तो मैम ये सब क्या है? फिर क्या सरकार भी गलती कर रही है? कैसे कैसे पेट काट काट के मकान बनाए हैं? मुसलमानों को ही परेशान करने के लिए हैं, और किसी को नहीं। नोटिस जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से दे दिए। पता चला कि वो उस शख्स का तो जो है 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। ये 50-60 हज़ार नहीं बल्कि ये 1 लाख से ज़्यादा के लोग, जनता प्रभावित हो जाएगी, मुतासिर हो जाएंगे लोग। सबको परेशान कर रखा है। कैसे कैसे घर में अपना पेट काट काट के मकान बनाए हैं, क्यों बनाने दिए थे? 4500 घरों में मैम 50,000 से 60,000 की आबादी जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, रोड पर आ जाती है, जिसका मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कैमरा घुमाए, जिसके तहत ये पक्के मकान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे मकान यहाँ से लेके ऊपर 1 किलोमीटर और यहाँ से लेके नीचे अगर आप मेरे जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दायरे में मकान है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप कल्पना कीजिए कि जिस घर में आप पैदा हुए हों, हो सकता है आपके पिता या माँ भी पैदा हुए हों, अचानक आपसे ये कहा जाए कि ये घर आपको 7 दिनों के भीतर खाली करना है। इसी कड़कड़ाती ठंड में आपकी कोई गुहार सुनने को तैयार न हो और आपके परिवार को वहाँ से हट जाना होगा। यही हो रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहाँ की बताया जा रहा है कि ये भूमि ओरिजिनली रेलवे की हुआ करती थी और इस भूमि पर, इस ज़मीन पर 4300 परिवार, 4300 लोग नहीं, 4300 परिवार, यानी कि हज़ारों लोगों की जो जीवन है वो एक तरह से, और उनकी जो वेलबींग है वो एक तरह से दाव पर लगी हुई है कि आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। कड़ाके की ठंड में पिछले लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, खासकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सब सड़कों पर उतर आए हैं। तो एक तरह से पूरी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ सिर्फ 1, 2, 3 दशकों से नहीं, कोई कहता है 40 साल से रह रहे हैं, कोई 50 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है 70 साल से रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं। और आप ये सोचिए कि जब यहाँ दिल्ली में इतनी ठंड है तो हल्द्वानी में तो और ज़्यादा ठंड का मौसम है। तो इस पूरे माहौल के दौरान हम ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर तरह से, और जो वहाँ के लोग हैं आम, वो कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान जो है वो अपनी तरफ लाया जाए नेशनल मीडिया का। और इस बात को भी कई दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार वहाँ पे पत्रकार पहुँच रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। द वायर पर भी आप हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई ज़रूर देखिए। लेकिन इस मामले में जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि अब इसी इलाके से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये कर रहे हैं कि स्टे ऑर्डर वहाँ से उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इस स्टे ऑर्डर अगर नहीं मिलता है तो वाकई बेहद इस तरह की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट से रेलवे ने ये मुकदमा जीत लिया है। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इलीगल गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे तो हमें बिजली का कनेक्शन क्यों दिया गया, हमने हाउस टैक्स हमने क्यों दिया, हमें जो पानी का कनेक्शन है वो क्यों दिया गया, ये तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं देते वक्त क्यों नहीं सोचा गया। वहाँ मंदिर बन रहे हैं, बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में, यानी जो 4300 परिवार बताए जा रहे हैं उनमें बड़ी तादाद में अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, अधिकांश लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। तो इसलिए भी समस्या एक बड़ी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं वहाँ रहने वाले कि हमारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। और साफ साफ वायर की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसलिए ज़्यादा जुल्म हो रहा है क्योंकि हमारी जिस तरह से जो भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में वो हमारी सुनवाई नहीं कर
कर रही है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये निर्देश है जिसमें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र है या गफूर बस्ती है, रेलवे की भूमि पर कोर्ट का ये कहना है कि अतिक्रमण हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें सुना नहीं गया, हमारी सुनवाई नहीं की गई, हमें मौका नहीं दिया गया कि हम अपना पक्ष रख पाते और हमारी तरफ से हम वो तमाम तरह के कागजात दे पाते जिससे हम ये साबित कर पाते कि ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि एक तरह से ये राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये क्या काम हो रहा है। मैं देख रही थी कि बाकी जो दक्षिणपंथी वेबसाइट्स हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि किस तरीके से खास धर्म को कटघरे में खड़ा करती हैं, ऑप इंडिया को मैं देख रही थी, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही है हाईकोर्ट के इस जजमेंट के बाद भी, किस तरह से ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आप देखिए, क्राइंग इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, यानी कि एक संगठित तरीके से एक साथ एक ही आवाज में रोकर बार बार अल्लाह अल्लाह चिल्लाया जा रहा है और मीडिया से बातचीत की जा रही है। शाहीन बाग दूसरा बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ मैं देख रही थी टाइम्स नाउ, वो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है जैसे कि शाहीन बाग की जो महिलाएं जो सड़कों पे मौजूद थीं ठंड के उन तमाम 100 दिनों के दौरान वो कोई साजिश कर रही थीं भारत राष्ट्र के खिलाफ, और इसीलिए अब शाहीन बाग अगर कर भी रही हैं वहाँ महिलाएं शाहीन बाग की तर्ज पर तो बहुत बड़ा कोई गुनाह हो रहा है। मैं ये देख रही थी कि किस तरीके से ये पूरी जो डेमोलिशन की जो पॉलिटिक्स है अगर उसको हम देखें तो भारत में चाहे मध्य प्रदेश का खारगांव हो या इसके अलावा हम देखें यहाँ का दिल्ली का जहांगीरपुरी, किस तरीके से टारगेटेड एक तरीके से एक ख़ास धर्म के मानने वाले लोगों के जो मकान गिराए गए, उनकी दुकानें गिराई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा, कैन नॉट एविक्ट पीपल विद बुलडोजर एट डोर स्टेप विदाउट नोटिस, यानी कि बुलडोजर सामने आप नहीं लाके खड़े कर सकते बिना नोटिस के। और यहाँ भी इस केस में 7 दिनों का नोटिस, सोचिए पूरी जिंदगी को समेट लेने के लिए 7 दिन मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि एक रीजनेबल पीरियड दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को अगर ये माना एक साबित होता है कि अतिक्रमण है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, और एक टेम्परेरी लोकेशन भी दी जानी चाहिए जहां वो लोग चले जाएं, यानी कि एक टेम्परेरी तौर पर उन लोगों को वो जगह भी दी जानी चाहिए जहां वो लोग चले जाएं जब आप अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे हैं इससे पहले कि डेमोलिशन हो। 7 दिन के भीतर हाईकोर्ट का ये फैसला है, दिल्ली हाईकोर्ट का जहांगीरपुरी की घटना के बाद। लेकिन आइए इससे पहले देख लेते हैं कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वो लोग वहाँ रह रहे थे पिछले कई दशकों से, वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे इसी ठंड में, बच्चे हैं, बूढ़े हैं यहाँ, और मजदूरा पार्टी है, खाना कमाने वाले हैं, सब रोज कमाना रोज खाना है यहाँ का, और यही है, सब गरीब पार्टी है, कोई मालदार नहीं है ताकि यहाँ से कोई कहीं पे भी घर ले सके। यहाँ पे यही है कि यहाँ से उजड़ गए तो ये सब वीरान हो जाएंगे, मतलब ये है, सब बीमार भी हैं इसमें, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं, और जहाँ पे है सब ऐसी समझ लो बेकारी में ही है सब। ये अब बेरोजगारी इतनी है कि भूख से आदमी मर रहा है, उधर से ये रेलवे वाले मार रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? इधर तो बेरोजगारी से मर रहा है, इधर भूख से मर रहा है, इधर जो है रेलवे वाले कानून मार दे रहा है, तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? मस्जिदें आती हैं, मंदिर आते हैं मैम, ये सामुदायिक केंद्र आते हैं, 2 स्कूल आते हैं, वाटर टैंक आते हैं। अगर ये सब रेलवे में है तो मैम ये सब क्या है फिर? क्या सरकार भी गलती कर रही है मैम? और जिनके पास ये पेपर्स हैं वो कहाँ से लेकर आए, वो किन से लेकर आए, उनको कौन देगा जवाब? और मैम लोअर कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है उसमें अगली तारीखें पड़ी हुई हैं, तो मैम हाई कोर्ट डायरेक्ट फैसला दे देता है कि नहीं, आप इनको 1 हफ्ते की नोटिस दीजिए और इनसे खाली करवा लीजिए, जबकि आप साक्ष्य के लिए और एविडेंस रखने का एक टाइम नहीं देते, एक डेट फिक्स नहीं करते, जबकि कोर्ट की प्रोसीडिंग ये कहती है कि उन्हें एक एविडेंस और साक्ष्य को प्रस्तुत करने की एक डेट दी जाती है। अच्छा मैम, जब लोअर कोर्ट में एक चीज़ चल रही है और आप उसको डायरेक्शन देने के बजाय सीधे फैसला दे देते हैं कि आप उनको सिर्फ 1 हफ्ते की नोटिस दीजिए और 4500 घरों को खाली करा दीजिए, जबकि इन्हीं 4500 घरों में मैम 50,000 से 60,000 की आबादी जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, रोड पर आ जाती है, जिसका मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कुछ समय पहले इस जगह को रेलवे ने अपना बताया है केवल एक नक्शे के आधार पर। देखिए लड़ाई बहुत लंबी है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, तार्किक बात ही मैं यहाँ पर करूँगा, ना कि कोई जज्बाती वाली बात, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को लेकर सरकार हो या न्यायालय हो वो अपना फैसला सुनाता है। 2007 से ये मुद्दा चला आ रहा है रेलवे का, जिस प्रकरण के अंदर लोग कहते हैं कि पहले 800 जो कि 6 एकड़ ज़मीन रेलवे अपनी बताता था 2007 में, उस क्षेत्र के अंदर 800 मकान इफेक्टेड हो रहे थे, लेकिन अभी 2017 के शुरुआत में
एक नया रेलवे अपना सर्वे लेकर आया, एक नया नक्शा लेकर आया, जिसके तहत मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कैमरा घुमाएं, जिसके तहत ये पक्के मकान हैं। या आप देख सकते हैं कि ये सारे मकान यहाँ से लेके ऊपर 1 किलोमीटर और यहाँ से लेके नीचे अगर आप मेरे जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दायरे में मकान है। एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है, जो हमारे पत्रकार बंधु आपसे पहले आए, शायद हो सकता है उन्होंने जानकर किया हो या अनजाने में हो गया हो, उन्होंने इन मकानों के बजाय जो अपना एक चेहरा मीडिया को दिखाया, वो दिखाया सिर्फ गफूर बस्ती जहाँ पर झोपड़ियाँ हैं। उन्होंने पक्के मकानों को बिल्कुल अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखाया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली। और आइए ये भी देख लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे का कानूनी पहलू क्या है और इस पूरे इलाके का इतिहास क्या है। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हमें सुनने का मौका नहीं मिला, नहीं दिया गया, हमारी तरफ की बात नहीं सुनी गई, उनकी बात में कितनी जो दलील वो दे रहे हैं आखिर वो क्या है। ये जो मामला रेलवे का चल रहा है, ये पहले 2007 में शुरू हुआ। हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक मेंबर ने, जो यहाँ इलाहाबाद से आए हुए थे, उनका कहना था कि यहाँ यहाँ से एक ट्रेन काठगोदाम से इलाहाबाद के लिए चले, लेकिन रेलवे ने कहा कि चूँकि ये यहाँ ट्रैक बन नहीं सकता, जगह कम है, इसलिए जो है और जो है ट्रेन चलाई नहीं जा सकती काठगोदाम टू इलाहाबाद। बीच में प्लीज डोंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ जो हाई कोर्ट बनने के बाद इलाहाबाद से बहुत से जो एडवोकेट्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो ताकि उनको सहूलत रहे। उस वक्त बात आई और ये कहा गया कि 29 एकड़ ज़मीन पर जो है वो रेलवे की जो 29 एकड़ ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट हुआ है। लिहाजा वो मैटर चला और उसके बाद वो मैटर सबसाइड हो गया। उसमें आगे कुछ ज़्यादा एक बार कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद उसमें फिर यहाँ एक डीएम थी भूपेंद्र कौर, वो उस इलाके को जहाँ वो 29 एकड़ की बात करती थी, वो उन्होंने कुछ वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया और ये कहा कि हाँ ये पूरा हो गया, लेकिन कुछ जो है फिर उसके बाद वहाँ बाकी लोग फिर आकर फिर वो बस गए वहाँ। अब पर्सन टू पर्सन नोटिस जो दिए गए वो अजीबोगरीब नोटिस हैं। नोटिस उन लोगों के बहुत से, मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है कि नोटिस जो लोग वहाँ ऑक्युपायर हैं उनको नोटिस ना दे करके नोटिस जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से दे दिए। पता चला कि वो उस शख्स का तो जो है 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, नोटिस उसके पास अब है, तो उस हिसाब से सब नोटिस जो है वो एक दे दिए गए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और वो फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वो नोटिस देने के बाद पीपी एक्ट में जो स्टेट ऑफिसर जो यहाँ आइजट नगर में है, जो ये वो चीफ इंजीनियर के स्टेटस के होते हैं, उनके यहाँ शुरू हुई। अब सेक्शन 4 का जहाँ तक सवाल है, सेक्शन 4 में सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 4 पीपी एक्ट का नोटिस होगा उसमें ये है कि ये स्टेट ऑफिसर ये एसरटेन करेगा कि वो ज़मीन स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, और उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेटिस्फाई होने के बाद तब वो नोटिस देगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। उनके पास नोटिस ही जो है बुनियादी तौर पर वो इलीगल नोटिस है। तो इस पूरे मामले को अगर इस तरह से देखा जाए कि वाकई अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है तो क्या ये माना जाए, जिसकी पूरी आशंका नजर आ रही है कि 10 जनवरी से पहले क्या यहाँ डेमोलिशन या विध्वंस की जो कार्रवाई है, 4300 घर और हजारों की तादाद में लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चे सब दर बदर बेघर हो जाएंगे। उन बच्चों के स्कूल जाने का क्या होगा, जो बीमार होंगे उन अस्पताल वो कैसे जाएंगे, जो इबादत गाह हैं चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो उनको भी ढाया जाएगा। पूरी तरीके से जिस तरह हमने देखा है कि अमीरों के जो इलाके हैं वो आप देखते हैं कितना आगे तक बैल्कनी को एक्सटेंड करके, पूरे घर को आगे एक्सटेंड करके पूरी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी पर, यानी वो लोग भी कि जो खुद नेता हैं, मैंने यहाँ तक देखा है कि जो विधायक और सांसद हैं वो खुद जिस तरह
से एक्सटेंड कर लेते हैं, उनके घरों पर कभी बुलडोज़र चलते हुए नहीं देखे। और ये लोग जो गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से मानवाधिकारों को ताक पर रखकर, और जैसा इन लोगों का आरोप है कि बिना इनकी बात को सुने हुए क्या वाकई उनके साथ ये ज्यादती होगी। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर।